नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहा हूं। जिसने इस चैप्टर की पहली दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले पढ़ा दी है। अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा क्योंकि ये मैंने आप छोड़ दिया था पिछली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको बता दूं मैं कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान हथियारों की होड़ बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाना चाहती थी। और जाहिर सी बात है कि जितनी ज़्यादा हथियार आपके पास में होंगे उतनी ज़्यादा ताकत आपके पास में होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए उस समय पर क्या क्या हुआ। सबसे पहला काम हुआ था कि दोनों गुट अपनी अपनी शक्ति और तकनीक को एक दूसरे को दिखाना चाहते थे, दिखाकर डराना चाहते थे। दोनों ही गुट एक दूसरे को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, और किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बनाना चाहते थे। इन सभी कारणों से हथियारों की होड़ लगातार बढ़ने लगी, जिससे हम कह सकते हैं कि हथियारों की होड़ शीत युद्ध के दौरान पैदा हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हथियारों की होड़ लगातार बढ़ती रही तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ, इस पर नियंत्रण भी हुआ। क्यों हुआ, इनके रीज़न जान लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला रीज़न इसका यह है कि दोनों ही गुट बहुत ज़्यादा हथियार बना चुके थे और अब वे अपना पैसा, ठीक है, अपनी जनता पर खर्च करना चाहते थे। क्योंकि हथियारों पर ऑलरेडी वो बहुत पैसा खर्च कर चुके थे, इसीलिए अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी जनता पर खर्च करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में दोनों ही गुट समझ चुके थे कि एक छोटी सी गलती भी एक भयंकर तबाही का रूप ले सकती है, इसीलिए वो किसी तरीके की कोई गलती करना नहीं चाहते थे। तीसरी दुनिया के लोगों ने विश्व शांति को बढ़ावा दिया, इसीलिए हथियारों की होड़ पर नियंत्रण लगा। क्योंकि तीसरी दुनिया के गुट जो देश हैं लगातार बढ़ते जा रहे थे, दबाव में आकर इन्हें अपने हथियारों पर नियंत्रण करना पड़ा। और चौथा और लास्ट है इसमें कि इन सभी कारणों से हथियारों की होड़ पर नियंत्रण भी लगातार बढ़ने लगा। तो अब आप देखेंगे कि हथियारों की होड़ भी हुई और हथियारों पर लगातार नियंत्रण भी हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं कि गुट निरपेक्षता का प्रासंगिक और अप्रासंगिक पर तर्क स्पष्ट कीजिए। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा, ये मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता वाला। हो सकता है कि आपको अप्रासंगिकता आ जाए पेपर में या फिर प्रासंगिकता आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, और या फिर अंतर भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसे समझना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता पर तर्क स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रासंगिकता। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के खत्म होने के बाद इसे खत्म कर देना चाहिए या फिर इसको बना रहने देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि गुट निरपेक्षता का उदय ही इस रीजन से या इस कारण से हुआ था कि शीत युद्ध की वजह से, क्योंकि वो शीत युद्ध से अपने आप को दूर रहना चाहते थे, रखना चाहते थे तीसरी दुनिया के देश। और अब जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो क्या इसकी जरूरत है? क्योंकि प्रासंगिकता का मतलब होता है जरूरत है और अप्रासंगिकता का मतलब होता है जरूरत नहीं है। क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये बना था वही नहीं है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो दोनों ही तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको दोनों पक्षों में अपना आंसर देना है, ठीक है, प्रासंगिकता पर भी और अप्रासंगिकता पर भी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रासंगिकता पर। तो देखिए, शीत युद्ध खत्म होने के बाद गुट निरपेक्षता की देखिए शीत युद्ध खत्म होने के बाद गुट निरपेक्षता की वजह से पूरी दुनिया आपसी संबंध सबके बीच में बना हुआ है और इस वजह से गुट निरपेक्षता को बने रहने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहला रीजन तो यही था, क्योंकि सभी देश अब आपस में एकजुट हो गए गुट निरपेक्षता की वजह से। दूसरा रीजन है कि पूरी दुनिया में एक महाशक्तिशाली देश है जिसका नाम है अमेरिका, और अमेरिका का जो अगर अमेरिका के ऊपर नियंत्रण रखना है तो गुट निरपेक्षता का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है कि दुनिया में बार बार कई देशों पर आक्रमण होते रहते हैं। अमेरिका का जो बर्ताव है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी रहा है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका पर नियंत्रण रखना है तो गुट निरपेक्षता को बने रहने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब बात करते हैं हमारे अप्रासंगिकता पर। तो अप्रासंगिकता पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला है यहाँ पर आपका गुट निरपेक्षता शीत युद्ध की वजह से बना था, पर 1991 में शीत युद्ध खत्म, 1991 जब हुआ तो शीत युद्ध खत्म हो गया। अब इसलिए ये भी कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता को भी अब खत्म कर देना चाहिए। तीसरी दुनिया के लोगों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी थी। लेकिन वर्तमान में यानी आज के समय में किसी देश के ऊपर कोई या उनकी स्वतंत्रता के ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसलिए गुट निरपेक्षता को अब खत्म कर देना चाहिए। और इसका तीसरा कारण है कि अब दुनिया में, ठीक है, एक तनावपूर्ण वातावरण भी नहीं है। अब किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो कोई तनावपूर्ण वातावरण आपको दिखाई नहीं देगा पूरी दुनिया में, ठीक है। और इसलिए गुट निरपेक्षता को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से ये बने थे अब जब वो ही नहीं है तो फिर इनकी जरूरत ही क्या है। दुनिया में अब केवल पूंजीवाद रह गया है, क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया है और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया है, इसलिए अब गुट निरपेक्षता को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब गुटबाजी ही नहीं है जिसकी वजह से ये था। अब जब वही खत्म हो गया है तो फिर अब इसकी भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता पर तर्क, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है। चलिए आप शुरू करते हैं और जानते हैं सीटो और सेंटो के बारे में, जो कि बहुत ही बड़े दो संगठन थे जो कि अमेरिका द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, एशिया के देशों के साथ, सीटो और सेंटो। चलिए शुरू करते हैं, सीटो और सेंटो के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के संगठन का तरीका अपनाया और इन्हीं संगठनों को सीटो और सेंटो कहा गया था, ठीक है। सीटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो की होती है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है संधि, ठीक है बच्चों, यानी कि केंद्रीय संधि संगठन। और यह है साउथ ईस्ट यानी कि आप जानते ही हैं एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दो संगठन अमेरिका ने बनाए थे। और उसके बाद में अब हम जानेंगे यहाँ पर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, पर इसको समझना होगा लेकिन अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले देखिए, गुट निरपेक्षता में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था। अल्प विकसित का मतलब जो अभी अब तक अपना विकास नहीं कर पाए हैं या उनका कम विकास हुआ है, ठीक है। और ये देश गरीब थे और इनके सामने मुख्य चुनौती थी कि अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना, ठीक है, और अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना। और इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना टिकाऊ विकास के, ठीक है, सही मायने में ये आज़ाद नहीं रह सकते। और ऐसे में देश उपनिवेश यानी गुलाम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इनको आर्थिक सहायता मिले जिससे ये अपनी जनता के ऊपर हो रहे आर्थिक प्रभाव को कम कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम उसी समझ में नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, ठीक है। और जिसको हम कह सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके जरूर बता दूंगा। टेबल्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, इस नाम से इसे फेमस किया गया था। ये आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, ये नाम से रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया था, क्या कहा गया था, ठीक है बच्चों, इस नाम को थोड़ा सा आप इंग्लिश में ज़रूर लिख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं अल्प विकसित देशों के अंदर, वह अपने हिसाब से या अपने तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से ये जो नई आर्थिक नीति ये जो आई थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी थी। तो इसके बारे में आपने अच्छे से समझा होगा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में जरा सा। ये देश व नेता और उनके नाम, ठीक है। अमेरिका के जो नेता हैं, ठीक है, उस समय पर थे अमेरिका के नेता, उनका नाम क्या था, ध्यान से देखिए, उनका नाम था जॉन ऑफ कैनेडी। क्या नाम था बच्चों? जॉन ऑफ कैनेडी। और रूस के जो नेता थे उनका नाम था निकिता खुर्शीव। और उस समय पर जो क्यूबा मिसाइल संकट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय पर जो उनके
तो क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है फिदेल कास्त्रो। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज जो वीडियो है ये आज यहीं समाप्त होती है। हमारा ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर था ये हमारा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मेरी आने वाली जो सेकेंड वीडियो है वो आपको जल्द ही